ना नाम से ना शक्ल से हम पहचाने जाएंगे सिर्फ और सिर्फ अपने काम से। जी हाँ, तो मैं आपका मास्ट मेंटर लेके आ गया हूं आपके लिए एक और क्लास कंटिन्यूएशन में, जहां पे हमने कल इस क्लास को छोड़ा था। तो कल हमने अपनी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी जो थोड़ी इजी वाली थी। अब हम मूव ऑन करेंगे थोड़ी डिफिकल्ट वाली के ऊपर में, जिसमें थोड़ा बहुत और चीजें समझने के लिए होती है, हालांकि इतना मुश्किल नहीं है अगर उसको ढंग से किया जाए तो। अब बहुत बार बच्चे हमसे ये पूछते रहते हैं एक बार एड्रेस करने के लिए कि सर हम मास्क क्यों पहनते हैं। अब इस मास्क के पीछे हो सकता है कि एक IITian टीचर हो, एक फ्रेशर टीचर हो, एक बहुत एक्सपीरियंस टीचर हो, कोई भी हो सकता है, बट आपको ये जज करना है कि आप कंटेंट पे ध्यान देंगे या इस पे ध्यान देंगे कि एक IITian आपको पढ़ा रहा है। मान लीजिए कि आपको एक IITian पढ़ा रहा है लेकिन उसका पढ़ाने का तरीका या उसका कंटेंट अप टू द मार्क नहीं है, तो क्या तब भी आप उससे पढ़ना चाहेंगे? ऐसा नहीं होगा। इसी वजह से हम ये चाहते हैं कि आप लोग सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दें, पढ़ाने के तरीके पे ध्यान दें, ना कि इस पे कि कौन पढ़ा रहा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप बच्चों को। तो इसीलिए हम अपने टीचर्स के साथ में मास्क में हैं। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास कंसंट्रेशन के साथ में, विच इज अ न्यू स्टोरी ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है जी। सो अब यहां पे आगे आ जाती है थोड़ी सी हमारी मार्केटिंग, ताकि हमारा चैनल भी और चैनल्स की तरह थोड़ा ग्रो करे, ताकि आप तक हम इतना अच्छा कंटेंट ला पाएं और रिसर्च कर सके वगैरह वगैरह। तो यहां पे आपको सबसे पहले मिलेंगे 3 हमारे ग्रुप्स, जो कि एक टेलीग्राम पे है, एक फेसबुक पे है और एक इंस्टाग्राम पे है। तो तीनों पे आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू ब्रिंग द बेस्ट रेजोल्यूशन फॉर दोज डाउट्स। उसी तरीके से हमारी क्लासेस जो हैं वो 3 बजे स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन 3 बजे वही लोग जुड़िए जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स। तो जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो 3 बजे जुड़िए, जो मेडिकल करना चाहते हैं वो 4:15 पे कीजिए। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री से तो पीछा छूट नहीं सकता, तो वो तो पढ़नी ही पड़ेगी आपको बिना किसी क्या बोलूं, बिना किसी प्रॉब्लम के, मतलब पढ़ना पड़ेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो 4:15 से 5:15 बायोलॉजी, फिजिक्स 5:30 से 6:45 और 7 से 8 मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। और इसी के साथ में जो लोग बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड्स आने वाले हैं, प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, तो बहुत लोग टेंशन में होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसी के लिए हम लोग अपनी एक सीरीज नया स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं मिशन बोर्ड्स। सो दिस इज नॉट अ बैच, दिस इज अ सीरीज। तो सीरीज को हम कैसे करेंगे कि यहां पे हम आपके लिए CBSE में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर चैप्टर, वो चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्लियर कराएंगे, ताकि उन चैप्टर्स में से जो टॉपिक यूज हुए हैं वो सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होते जाएं और आपको साथ साथ उन टॉपिक्स की एप्लीकेशन भी पता चलती जाए कि एप्लीकेशन क्या है। साथ साथ हमारे टीचर्स जो हैं वो आपके लिए एक एनालिसिस भी लाएंगे, ये बताने के लिए कि भाई इस चैप्टर में से मोस्टली 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस चैप्टर में से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी की वेटेज के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम उस पे लगाइएगा। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से दिस, कि अगर आप इस सीरीज को फर्स्ट से लेके लास्ट तक पूरी तरह से फॉलो करें, शिद्दत से फॉलो करें, तो आई कैन अश्योर यू कि यू विल स्कोर मोर देन 95% मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। दैट्स अ श्योरिटी दैट आई एम गिविंग। बट उसके लिए ये नहीं है कि सर हमने तो देखा था बट नंबर नहीं आए। भाई देख के जिस तरीके से आपको गाइडेंस दी जाए वो गाइडेंस भी आपको प्रॉपरली फॉलो करनी है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के लिए। तो आज हमारे पास पहला टॉपिक है, दैट इज मोलैरिटी। सो मोलैरिटी एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसमें मोलैरिटी को सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। तो जहां पे भी आप कैपिटल M देखेंगे दैट विल मीन मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का अगर डेफिनेशन देखें, सो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ moles of solute per liter of the solution। इस चीज को ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
per liter of the solution. That is how we define molarity. अब इसी चीज को अगर मैं एक फॉर्मूला में डालूं तो क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, NB से, और नीचे आ जाएगा लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, एक बात तो ये रही. अब यहां से अगर मैं यूनिट्स बनाना चाहूं तो क्या हो जाएगा, NB कितना है, मोल, और नीचे क्या है, लीटर, तो ये बन गया मोल पर लीटर. उसी तरीके से आप मोल पर लीटर को ये भी लिख सकते हैं, मोलर. सो आप इसको लिख सकते हैं मोलर. ठीक है, तो आप मोल्स पर लीटर लिखिए या मोलर लिखिए या फिर सिर्फ कैपिटल M डाल दीजिए, तीनों ही सही होंगे. लेकिन अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टेप्स करनी पड़ती है. तो मैं आपको ये फॉर्मूला इतना ब्रेक डाउन कर दूंगा कि मोस्टली जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो डायरेक्ट उसी फॉर्म में आएगा. ठीक है, तो आपको सिर्फ वैल्यूज उठानी है, फॉर्मूले में फिट करनी और आंसर निकालना है. तो अब इसको देखिए, NB जो है, क्या मैं NB को गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख सकता हूं, मॉलिक्यूलर मास लिख सकता हूं. तो मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं WB विच इज द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट NB. ठीक है, डिवाइडेड बाय मेरे को जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, यहां पे लीटर्स में है बट मेरे को क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. तो उसके लिए मेरे को यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो उसके हिसाब से जो आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा दैट वुड बी WB by MMB into 1000 upon वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. और यहां पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे दैट वुड बी इन ml. तो ये है वो फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, WB by MMB into 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. तो जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे मोलारिटी पे, मोस्टली अगर आप ये फॉर्मूला याद करके चलेंगे तो आपका जीवन बिल्कुल आनंदमयी हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा. यहां तक कोई डाउट किसी को, बहुत सिंपल एक कंसंट्रेशन टर्म है बट जो क्वेश्चन में एप्लीकेशन है इसकी वो थोड़ी सी इसकी टिपिकल हो जाती है. तो चलिए वो देखते हैं. तो मान लीजिए हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, हम बोलते हैं 16 grams ऑफ NaOH is dissolved in 100 ml of solution and density of solution is equal to 1.2 grams per ml, and we have to calculate the molarity. Simple question. ठीक है, 16 grams of NaOH is dissolved in 100 ml of solution. तो यहां से आप चीजें पहले देखना चालू कीजिए. पहले क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना चाहिए. तो हमेशा पोस्टमार्टम करने से क्या होगा, जो जो चीजें चाहिए होंगी वो सारी निकल के आ जाएंगी. तो आपके पास में WB कितना आ गया, आपके पास में 16 ग्राम्स है ना. MMB कितना आ गया आपके पास में, NaOH है, तो ये क्या निकलेगा 23 प्लस 16 प्लस 1, तो कितना हो गया, ये हो गया 40 ग्राम्स. ठीक है, 17 और ये 40 ग्राम्स. अब और क्या चाहिए आपको, और चाहिए आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 100 ml. ये सारी चीजें आ गई. अब बचा क्या आपको निकालने के लिए, अब सिर्फ आपको फॉर्मूले में डालना है WB अपॉन MMB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. तो ये कट गया, ये कट गया, तो बचा क्या, इसको इससे काटेंगे तो 4 मोलर या फिर 4 m या फिर 4 मोल्स पर लीटर.
देख रहे हैं कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन। अब क्या इसको कॉम्प्लिकेट किया जाए? अगर आपका जवाब है यस, तो पहले इसको कॉपी कीजिए, फिर इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। अब इसको अगर मैं कॉम्प्लिकेट करने जाऊं तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दूंगा। 16 grams of NaOH is dissolved in 100 ml of water। सिर्फ इतना चेंज करना है और चीजें बिल्कुल उलट पुलट हो सकती है। तो देखिए कैसे, तो ये मैं हटा देता हूं। आपके पास में आया WB हमारा कितना रहा 16 ग्राम्स। MMB कितना रहा हमारे पास में, NaOH का था जैसे पहले निकाला था हमने, ये आ गया 40 ग्राम्स। बट अब क्या दिया हुआ है, इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर। तो वाटर मेरा क्या है, यहाँ पे वाटर है मेरा सॉल्वेंट। तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको गिवन है वॉल्यूम ऑफ हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ A। सो वॉल्यूम ऑफ A कितना है 100 ml। और आपको फिर मैंने बताया था कि पानी की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है 1 ग्राम पर ml। तो आप इसको ये कर सकते हैं WA इज 100 ग्राम्स। तो आपका WA 100 ग्राम्स। अभी भी आप मोलारिटी निकालने के काबिल नहीं हुए क्योंकि आपके पास में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, आपको मालूम है कि W सॉल्यूशन इज इक्वल टू WA प्लस WB। तो WA कितना निकाला हमने 100, WB कितना निकाला हमने 16। तो ये कितना हो गया 116। अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो गया मास बाय डेंसिटी। तो अब यहां पे निकालने के लिए आपको मास कितना गिवन है 116 और डेंसिटी कितनी गिवन है आपको 1.2। अब आपके पास में रिक्वायर्ड चीजें आ गई, WB भी आ गया, MMB भी आ गया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया। तो अब क्या बचा, मोलारिटी इज इक्वल टू WB बाय MMB into 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज 116 बाय 1.2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसके आगे या तो कैपिटल M लगा दीजिए या मोलर लगा दीजिए या मोल्स पर लीटर लगा दीजिए। तो देखा आपने कि क्वेश्चन किस तरीके से आप मोलारिटी का इधर उधर कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ एक वर्ड चेंज किया और क्वेश्चन पूरे का पूरा चेंज हो गया। तो मोलारिटी के लिए ये वाला पार्ट जरूर निकाल लीजिए, तो फिर फॉर्मूले में डालना बहुत आसान रहेगा। नहीं तो हम क्या करते हैं 2-4 सेकंड बचाने के लिए सीधा फॉर्मूले में डालते हैं और कई ना कई बार यही होगा कि आपने वैल्यू ऊपर नीचे डाल दी और बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है जी, कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए कमेंट करके। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चले तो हमारे पास अगली टर्म आती है मोलालिटी की। तो मोलालिटी और मोलारिटी
में फ़र्क क्या है, सिर्फ एक एल का फ़र्क है बोलने में। तो इस वजह से जब भी अगर टीचर क्वेश्चन दे या कोई भी हो तो बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज जब मैं नॉर्मली बोलूँगा तो मोलैरिटी और मोलालिटी में बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा। तो मोलैरिटी और मोलालिटी, तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे, छोटे एम से। मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे बड़े एम से, मोलालिटी को करेंगे हम छोटे एम से। अगर डेफिनेशन की बात करें मोलालिटी की, दिस विल ऑल्सो बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बट यहां पे क्या आएगा, पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। दिमाग में डाल लेना इस बात को, ये भी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे बच्चे हमेशा गड़बड़ करते हैं। मोलैरिटी फिर से देख लेते हैं, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इस वर्ड पे ध्यान दो। बट मोलालिटी क्या है, ये तो सेम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बट ये क्या है, पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो वो सॉल्यूशन और ये सॉल्वेंट। तो यहां पे अगर मोलारिटी ली या मोलालिटी ली मैंने, तो मोलालिटी क्या हो जाएगी, मोलालिटी विल बी NB अपॉन W ऑफ सॉल्यूशन इन kg। ये आ जाएगा आपके पास में NB/W सॉल्यूशन kg में। अब यहां से अगर आपने फिर यूनिट निकाली तो यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, यूनिट बन जाएगी इसकी मोल पर kg, है ना, मोल पर kg, या फिर ये हो जाएगी मोलल, या फिर सिर्फ छोटा m। और इसको भी हम अपने प्रीवियस वाली तरीके से इसको अगर तोड़ लें तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं WB बाय MMB into 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स। देखिए, सो ये हो गया फिर से वही सिंपल फॉर्मूला, WB बाय MMB into 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स। पकड़ी किसी ने गड़बड़? मैंने बोला क्योंकि हमको बोलने की इतनी आदत पड़ जाती है कि आपको ये ध्यान देना है फिर से कि ये सॉल्वेंट था, तो ये क्या होगा, ये होगा WA। किसी ने भी कमेंट करके मेरे को नहीं बताया कि सर ये चीज़ है, क्योंकि हम इतने उतारू हो जाते हैं, ये A। तो फाइनल फॉर्मूला क्या रहेगा, गलती मत करना, मैं बता रहा हूं, MMB into 1000 अपॉन वेट ऑफ A इन ग्राम्स। याद रखना इसको, वेट ऑफ A इन ग्राम्स, बिकॉज यहां पे सॉल्वेंट है वहां पे सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आप ये लेके चलेंगे। और मैं बता रहा हूं, ये बताने के बाद मतलब मैंने गलती करके ये सोचा कि कोई ऐसा होगा जो कमेंट करके बताएगा, बट किसी ने नहीं बताया, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये WA, इसको याद रखना। ठीक है, चलिए आगे इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में हम वैसे ही जैसे पहले हमने क्वेश्चन बनाया था, हम सेम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था 16 ग्राम्स ऑफ NaOH इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी 1.2 ग्राम्स पर ml, कैलकुलेट दी मोलालिटी। ठीक है जी, तो अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जैसे मैं बोलता हूं कि सॉल्यूशन में हमको क्या चाहिए, WB गिवन है 16 ग्राम्स, MMB NaOH का है तो 40 ग्राम्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप यही वैल्यूज, अरे भाई हमको वैल्यू नहीं देखनी है, हमको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन किस किस तरीके से फ्रेम हो रहा है। वैल्यू तो कुछ मर्जी डालने ना, बाकी तो मैथमेटिक्स ही है ना, तो इस वजह से ये चीज। अब हमको क्या दिया हुआ है, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन टू मी एज 100 ml, बट मेरे को क्या चाहिए, मोलालिटी निकालने के लिए मेरे को चाहिए WA। तो
अब मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं चेंज करूंगा वेट ऑफ सॉल्यूशन में। सो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, सो मास विल बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका 100 इंटू 1.2 ग्राम्स। क्लियर, बात समझ में आई? तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आपका निकला, ये कितना हो गया, लगभग 120 ग्राम्स हो गया। अब वेट ऑफ ए, आपको ये भी मालूम है कि वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी। तो वेट ऑफ ए कितना हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस WB, तो ये हो गया 120 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 104 ग्राम्स। तो अब आपके पास सब कुछ आया, मोलालिटी का फॉर्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा 16/40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA विच इज 104। इसको सॉल्व कीजिए, आगे मोलल कोई भी लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा इसका। बात क्लियर है कि नहीं है? क्वेश्चन का तरीका समझना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से एक बार इसको कॉपी कीजिए, फिर जैसे पीछे हमने किया था एक वर्ड चेंज करना, वो करते हैं। चलिए यहां पे हम वर्ड क्या चेंज करेंगे, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन को काट के हम इसको कर देंगे वाटर। ठीक है, सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम, सिर्फ सॉल्यूशन काट के हमने कर दिया वाटर। अब देखते हैं क्या कोई चीज चेंज होती है कि नहीं होती। तो इसको पहले इरेज कर देते हैं। सो अब यहां पे फिर से जब हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या हो गया, WB कितना आ गया 16 ग्राम्स, MMB कितना आ गया 40 ग्राम्स, और क्या दे रखा है 100 ml ऑफ वाटर दे रखा है। तो 100 ml ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ A दे रखा है 100 ml। तो इसमें WA कितना हो गया, WA हो गया 100 ग्राम्स, क्योंकि यहां से यहां चेंज करने के लिए 1 ग्राम्स पर ml लगाएंगे डेंसिटी। तो ये बात हमेशा याद रखना कि ना क्वेश्चन के अंदर में पानी की डेंसिटी कभी दे नहीं रखी होती। तो पानी की डेंसिटी आप हमेशा 1 ग्राम पर ml मान के चलिए और अपने क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। तो मोस्टली एग्जामिनर्स या टीचर्स ये मान के चलते हैं कि ये बात आपको पता होगी, तो कभी भी आपको मेंशन करके नहीं देंगे। तो ये आप याद रखिएगा। अब क्या हुआ, अब तो ये क्वेश्चन इतना सिंपल हो गया कि पुराना वाला तो बहुत मुश्किल लगने लग गया। अब क्या करना है आपको मोलालिटी निकालनी है। मोलालिटी क्या हो गई, WB बाय MMB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA इन ग्राम्स। ये काट दो, ये यहां पे काट दो, ये काट दो, तो ये कितना हो गया 4 मोलल। देखा, ऐसे आप क्वेश्चन करते जाइए, आसानी से चीजें होती जाएंगी। अभी आने वाली जो क्लासेस होंगी, जब हम इसमें मतलब ये तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट खत्म करके जब हम क्वेश्चंस करने जाएंगे, तब मैं आपको इतने टिपिकल क्वेश्चंस कराऊंगा या मोलालिटी के, आप भी बोलोगे सर वाह मजा आ गया बिल्कुल। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे क्लास में नहीं करा रहा, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडेज में हम लोग अपना एक PYQ सेशन लेके आते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जहां पे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं। और साथ ही साथ जब भी हम एक चैप्टर खत्म करते हैं, तो उस चैप्टर खत्म करने के बाद में हम 1 या 2 दिन या डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर कई बार 3 बार भी एक सवालों का पोस्टमार्टम करके क्लासेस लेके आते हैं, जहां पे उस पर्टिकुलर चैप्टर में इजी से इजी और मुश्किल से मुश्किल जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे हम आपको सॉल्व करवाते हैं, ताकि जो आपने यहां पे इंफॉर्मेशन गेन करी है दैट बिकम्स सूटेबल फॉर यू टू अप्लाई इट। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। सो आगे चले तो हम ये देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी एंड मोलालिटी। सो अगर कोई आपसे ऐसी बात पूछे
कि एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 2 मोलर है और दूसरे वाले का 2 मोलल है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू किसने निकाली है? बताइए मेरे को। अगर आपको लगता है कि 2 मोलर ज्यादा एक्यूरेट है तो हाँ बताइए, या 2 मोलल ज्यादा है तो वो बताइए। तो यहां पे जब आप मोलैरिटी और मोलैलिटी की बात करते हो तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला। सो मोलैरिटी में आपने लिखा WB बाय MMB into 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और जब मोलैलिटी की बात करी तो मोलैलिटी में आपने लिखा WB बाय MMB into 1000 अपॉन वेट ऑफ फिर से दिस विल बी वेट ऑफ A, याद रखिएगा, वेट ऑफ A इन ग्राम्स, ठीक है। सो अब यहां पे आप एक चीज नोटिस करिए, क्या ये जो वेट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है? मतलब अगर मैं टेम्परेचर के साथ कोई भी खिलवाड़ करूं तो क्या उस ऑब्जेक्ट का मास चेंज होगा, वेट चेंज होगा, उस कंपाउंड का मास नहीं होगा। तो ये वाली वैल्यू जो है दोनों ही केसेस में टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं। ये जो है मॉलिक्यूलर मास, ये क्या है? ये तो कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, या एक है ना, मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल के लिए कांस्टेंट है, तो ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब बात कहाँ पे आ गई? बात आ गई वॉल्यूम पे और वेट पे। तो जैसे हमने देखा जब वेट ऑफ B टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है तो क्या ये वेट टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा? नहीं। तो मतलब क्या है, मोलैलिटी में कोई भी ऐसी टर्म नहीं है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, दे आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बट यहां पे जो वॉल्यूम है इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो अब यहां पे क्या हुआ, अगर वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मान लीजिए शिमला में इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाला 2 मोलर, अब उसको दिल्ली ले आए, तो दिल्ली लाएंगे तो क्या होगा? दिल्ली लाएंगे या राजस्थान लाएंगे या थोड़ी गर्म जगह पे लेके जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा एज कंपेयर टू शिमला। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम एक्सपैंड करेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी। अगर वॉल्यूम बढ़ गई तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी क्या हो जाएगी? भाई ये डिनोमिनेटर में है, अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी? ये कम हो जाएगी। इस वजह से मोलैरिटी जो है दैट इज नेवर प्रेफर्ड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू मोलैलिटी। सो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो हमेशा मोलैलिटी निकालिएगा, बिकॉज दैट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे अगर देखें तो हमारे पास है इफेक्ट ऑफ द डाइल्यूशन ऑन मोलैरिटी। अब इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन अगर करें या देखें तो क्या होगा? मान लीजिए फिर से हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा WB बाय MMB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब है टू ऐड मोर वाटर। तो आप वाटर ऐड करते जाएंगे, वो डाइल्यूट होता जाएगा, है ना। तो डाइल्यूट होने से टोटल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? टोटल कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, ठीक है। लेकिन अब आप ये मानिए कि मेरे पास में एक पर्टिकुलर मोलैरिटी का सॉल्यूशन है। अब अगर मैंने उसमें डाइल्यूशन करी, मतलब उस मोलैरिटी में और पानी डाला, तो उसकी जो मोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी, है ना। तो वो मोलैरिटी चेंज अगर हो जाती है तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? उसको हम फॉर्मूला लेते हैं M1V1
इज इक्वल टू M2V2. ठीक है, सो मोलैरिटी ऑफ द फर्स्ट सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द न्यू मोलैरिटी प्लस इनटू द न्यू वॉल्यूम. तो आपको ये फॉर्मूला यूज करके चलना है जब आप डाइल्यूशन की बात करें. M1V1 इज इक्वल टू M2V2. कोई दिक्कत? जब आप अपने प्रैक्टिकल्स भी करेंगे 12th क्लास में, तो जब आप ये करते हैं जब आप ये सॉल्यूशंस वगैरह के साथ में टाइट्रेशन करेंगे, तब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, तो अब आगे चल के देखते हैं कि इसका न्यूमेरिकल या इस पे कोई क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता. बाकी कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया कि कैलकुलेशन करने के लिए आपको M1V1 इज इक्वल टू M2V2 का इस्तेमाल करना है, क्योंकि डाइल्यूशन होने के बाद में मोलैरिटी में चेंज आएगा बिकॉज आपके वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो अब अगर क्वेश्चन देखें यहां पे, तो आपके पास में क्वेश्चन है 250 ml of 1.5 molar solution of sulfuric acid is diluted by adding 5 liter of water. What is the molarity of the diluted solution? तो यहां पे अगर इस क्वेश्चन को देखें तो आपके पास में सल्फ्यूरिक एसिड का एक सॉल्यूशन है, तो उसकी जो इनिशियल मोलैरिटी गिवन है वो कितनी गिवन है? 1.5 मोलर. और उसका इनिशियल वॉल्यूम कितना गिवन है आपको? 250 ml गिवन है. ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि आप मेरे को व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन. इसका मतलब M2 जो है वो हमको फाइंड करना है. सो M2 इज नॉट नोन. V2 जो है, क्या हमको वो पता है V2? डू वी नो द V2? अब यहां पे क्वेश्चन क्या होता है कि V2 जो है वो 5000 ml होगा या फिर 5000 प्लस 250 ml होगा. ये है वो क्वेश्चन कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होगा. अब आप ये समझिए कि 250 ml तो पहले था ही, अब हमने क्या करा, उसको डाइल्यूट किया बाय एडिंग अनदर 5 लीटर. तो वो 250 गायब नहीं हुआ, 250 में 5 लीटर ऐड किया. अगर वो ये बोल देते कि बाय एडिंग नहीं, द न्यू वॉल्यूम इज 5 लीटर, तो उसका मतलब क्या होता कि 250 पहले था और अगला वाला बन गया 5000. ठीक है, बट यहां पे क्या है, उन्होंने बोला ये वाला जो वर्ड है ना, ये पूरे क्वेश्चन को मेक और ब्रेक कर सकता है. डाइल्यूटेड बाय एडिंग 5 लीटर. सो 250 में 5000 ऐड किया, तो आप ये वैल्यू नहीं लेंगे, ये लेंगे. और वहीं पे अगर ये डाइल्यूटेड बाय एडिंग के बदले ये हो जाता 250 ml ऑफ 1.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइल्यूटेड टू, हमने ये वर्ड लिख दिया, डाइल्यूटेड टू 5 लीटर. आगे कुछ भी लिख देना, डाइल्यूटेड टू 5 लीटर. तो अगर डाइल्यूटेड टू 5 लीटर होता तो V2 आपका आता 5000 ml. अब आपके पास ये वैल्यूज हैं. सो M1V1 इक्वल्स टू M2V2 और M1 क्या लगाएंगे? 1.5. V1 कितना हो गया? 250. M2 आपको फाइंड करना है, इसको X मान लेते हैं, इनटू V2 आपका हो गया 5250. अब यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए. जल्दी से बताइए x की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी से बताइए x की वैल्यू क्या बनेगी आपकी? तो ये आपने क्या करेंगे इसके अंदर में 1.5 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 5250. ये जो वैल्यू है ये आपकी लगभग आ जाएगी 0.07 मोलर के आसपास. आगे भी 1-2 फ्रैक्शंस आएंगे, वो अगर आप निकालना चाहो तो ठीक है, नहीं तो यहां तक भी ओके है. सो 0.07 मोलर. कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? तो फिर आगे बढ़ते हैं. सो आगे बढ़ें तो हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी आफ्टर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस. सो ये अब ध्यान देना, ये क्या हो रहा है,
कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी आफ्टर मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन। सो इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने एक बीकर लिया और इसको नाम दे दिया ए का, दूसरा बीकर लिया इसको नाम दे दिया बी का, और तीसरा एक बीकर लिया उसको नाम दे दिया सी का। ठीक है जी। अब इसमें मान लीजिए एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है M1, इसमें है M2, ठीक है, और इसमें आपके पास है V1 और इसमें है आपके पास में V2। अब हमने क्या किया, हमने इसको लिया इसमें डाल दिया, इसको लिया और इसमें डाल दिया। सिंपल। मैंने ये दो अलग अलग मोलैरिटी के सॉल्यूशंस लिए और दोनों को उठा के इसमें डाल दिया। अब जब इसमें डालूंगा तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3, क्योंकि यहां पे जो मोलैरिटी आएगी वो आपको नहीं मालूम क्या आएगी इन दोनों को मिक्स करने के बाद में, है ना। और वॉल्यूम क्या होगा वो आप ऐड कर सकते हो। तो जब आप दो तरह के सॉल्यूशंस को मिक्स करोगे तो आपको जो फॉर्मूला यूज करना है दैट वुड बी दिस वन। इसी तरीके से अगर आपके पास 3 सॉल्यूशन दे रखे होते, 4 दे रखे होते, 5, 6 जितने मर्जी दे रखे होते, आप इसको उस तरीके से ऐड करते जाते। मान लीजिए अगर 3 दे रखे होते तो आप इसको लेते M2V2 प्लस M3V3 इज इक्वल टू M4V4, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी उतने लेवल पे हमको नहीं जाना है, तो हम अभी इस पे कंसंट्रेट करते हैं। तो अब इसको यूज करके अगर मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूं तो आप देखिए उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। पहले दे रखा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl एंड 3 मोलर HCl शुड बी मिक्स्ड टू गेट 1 लीटर ऑफ 6 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो आपके पास में एक सॉल्यूशन क्या गिवन है 10 मोलर, दूसरा सॉल्यूशन क्या गिवन है ये। आगे आपको पता है कि फाइनल इन दोनों को मिक्स करने के बाद में आपको क्या मिलना चाहिए 1 लीटर ऑफ 6 मोलर। तो क्योंकि आपके पास 2 हैं तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाएं M1V1 तो M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। ये तो हमको पता है कि ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप देखिए पहले सॉल्यूशन का M1 मेरे को गिवन है। सो पहले सॉल्यूशन का M1 कितना है मेरे पास 10, ठीक है। दूसरे सॉल्यूशन का गिवन है मेरे को 3, तीसरे सॉल्यूशन का भी गिवन है 6। क्या इसमें कोई परेशानी, मेरे को जो जो दे रखा था मैंने वो डाल दिया। तो M1 मेरा 10 था, M2 मेरा 3 था, M3 मेरा 6 था। अब वॉल्यूम आपको निकालनी है, तो वॉल्यूम अगर मेरे को निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी वॉल्यूम को मान लेता हूं X। सो V1 जो है हमने सपोज कर लिया X, सो लेट V1 इज इक्वल टू X। तो फिर V2 कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको फाइनल वॉल्यूम दे रखी है 1 की, तो मैंने यही बोला ना कि जब दोनों बीकर को उठा के आप तीसरे बीकर में डालोगे तो वॉल्यूम तो ऐड हो जाएगी, लेकिन मोलैरिटी क्या बनेगी वो हमको नहीं पता। तो आपको ये फाइनल दे दिया 1 लीटर, तो 1 लीटर में से अगर X में निकाल दूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 1 माइनस X होगा इसका वॉल्यूम V2। तो आपने क्या किया प्लस 1 माइनस X इज इक्वल टू 6 इंटू 1। सिंपल इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन सॉल्व कीजिए, आंसर बन जाएगा। तो इसको आप देख लीजिए क्या बनाएंगे हम। ये हो गया आपका 10x प्लस 3 माइनस 3x इज इक्वल टू 6। फिर आपने क्या किया 10 माइनस 3x 7x हो गया, और ये इधर चला गया तो आपको बचा 3, तो x का वैल्यू कितना हो गया 3/7। ठीक है, सो x बिकम्स 3/7। और ये किस में आएगा, ml में आएगा कि लीटर में आएगा, ये आएगा आपका लीटर में, क्योंकि हमने इसको लीटर लेके चले हैं। उसी तरीके से तो अगर ये V1 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 3/7 लीटर्स, तो V2 कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस
3/7 लीटर है। सिंपल क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस निकालने हैं। करेक्ट। तो क्वेश्चन को समझने के लिए देखो मैं आपको फिर बता देता हूं, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, यहां पे आपको बोला 250 ml ऑफ 1.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइल्यूटेड टू दिस। आपको पता लग जाएगा कि आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और दूसरे वाले केस में क्या था, दूसरे वाले केस में था कि आपको दो तरह की मोलैरिटी दे रखी थी और तीसरी मोलैरिटी दे रखी थी, और तब आपको बोला था आंसर निकालने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता रहेगा कि M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू M3V3 लगाना है या M1V1 इक्वल्स टू M2V2 निकालना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी हो तो डाउट पूछ लीजिए। नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आती है बात मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो क्या मैं इस टर्म को, जो हम मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, मोलैरिटी हम क्या लिख रहे थे, WB बाय MMB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या मैं इसको किसी तरीके से डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं तो एक बार करने की कोशिश कीजिए। मैं हिंट दे देता हूं आपको। आप इसमें क्या करिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये वाला फॉर्मूला यहां पे रिप्लेस कीजिए और देखिए क्या आप इसको डेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए यहां पे हमारे पास में मोलैरिटी थी, WB और MMB को हम सेम रखते हैं, इसको हम चेंज नहीं करते, 1000 को भी हम सेम रखते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं लिख सकता हूं वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये वॉल्यूम ऊपर गया डेंसिटी नीचे, तो यहां पे मैं लिख दूंगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत अब नहीं है तो इसको बस रीअरेंज कीजिए। अब मोलैरिटी इक्वल्स टू WB बाय MMB इंटू 1000 वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो टर्म है WB और W सॉल्यूशन, WB बाय W सॉल्यूशन, और इस 1000 को अगर मैं 100 इंटू 10 कर दूं तो WB बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन और 100, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं मास परसेंटेज, मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 डिवाइडेड बाय MMB। ये हो गई आपकी मोलैरिटी। तो इस तरीके का भी एक फॉर्मूला आप अपने पास निकाल के रख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला निकालने का फायदा क्या हुआ कि अगर आपको कहीं पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, मास परसेंटेज दे रखी है, तो डायरेक्ट आपने फॉर्मूले में पुट करा वैल्यू और आंसर निकाल दी। बट साथ साथ जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा कि अगर आपको मास परसेंटेज दे रखी है तो वहां से भी ये नया फॉर्मूला याद किए बिना आप कैसे आंसर निकाल पाओगे। तो देखो, दो अप्रोच होती है हमेशा। एक होती है जैसे मैं जो फॉलो करता हूं हमेशा अपने जीवन में, मैंने एक फॉर्मूला याद किया, उसका बेसिक्स इतना स्ट्रांग किया कि अब आप उस पर कैसे मर्जी क्वेश्चन दे दो, मैं सबको लिंक करता चला जाऊंगा। दूसरी अप्रोच क्या होती है कि टीचर्स ऐसे अलग अलग फॉर्मूलाज निकालते जाते हैं। अलग अलग फॉर्मूलाज में क्या है कि आप अलग अलग फॉर्मूला याद रखते जाओ। तो इसमें भी दो विचार होते हैं। पहला विचार यह है कि मान लीजिए कि मैंने फॉर्मूला याद कर लिया, लेकिन एट द टाइम जब मैं उसको यूज करने गया, हो सकता है मान लो मैं ये 10 भूल गया। अगर मैं 10 भूल गया तो क्या आपकी वैल्यू कभी सही आएगी?
आपकी वैल्यू कभी सही नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये सारी बात हो गई आपके मेमोरी की, कि आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है। और जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं वो अप्रोच में क्या हो जाएगा कि आपका बेसिक्स कितना स्ट्रांग है। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है तो आप कितने मर्जी क्वेश्चन कैसे मर्जी कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी मेमोरी स्ट्रांग है तो आप ऐसे फॉर्मूलाज निकाल लीजिए। अब आप बोल रहे होंगे कि सर जब आप बोल रहे हो कि अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी तो फॉर्मूला क्यों निकाल रहे हो? अरे भाई, समाज में रहना है तो समाज के तौर तरीके तो मेरे को फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो कल को तुम ही बोलोगे अरे हमारे वो फलाना फलाना टीचर ने तो ऐसा एक फॉर्मूला निकाला था, आपने तो निकालना ही नहीं है, इसका मतलब आपको कुछ आता ही नहीं है। तो इसी वजह से इसको अगर जस्टिफिकेशन चाहिए तो हमारा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम वाला सीरीज जरूर देखिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जितने आप बोलोगे फॉर्मूले से भी निकलवा के दिखाऊंगा और बिना फॉर्मूले के भी निकाल के दिखाऊंगा। फिर आप अपने आप डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा यूज करना है और कौन सा नहीं करना है। ठीक है जी, कॉपी कर लीजिए, पता लग जाएगा मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। अब ये भी वैसा ही एक हो गया कि हमने मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी के बीच में आड़ा टेढ़ा करके कुछ एक नया फॉर्मूला निकाल दिया। यहां पे भी जब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दिया होगा, वहां से डायरेक्टली मैं आपको मोलैरिटी निकलवा के दिखाऊंगा बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। बट यहां पे मैं आपको फॉर्मूला भी डराइव करवाऊंगा। तो आपके पास में मोल फ्रैक्शन अगर मैं ए का ले लेता हूं तो हम क्या लिखते हैं इसको, Na प्लस NB, और XB के लिए हम क्या लिखते हैं, NB अपॉन Na प्लस NB। और मोलैरिटी मेरे पास क्या होती है, WB बाय MMB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके आप एक बार कॉपी पेन पे करने की कोशिश कीजिए कि आर यू एबल टू डराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। कोशिश कीजिए, 1 मिनट का समय लीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको डराइव करके बताऊंगा। कीजिए कोशिश, देखिए कि आपको समझ में आता है कुछ कि नहीं आता है। नहीं आएगा तो उसके लिए तो मैं खड़ा ही हूं, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। जस्ट डराइव करके देखिए कि क्या होगा। चलिए अब देखते हैं। तो हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला है, तो इसमें WB बाय MMB तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स है, तो यहां पे हमको नंबर ऑफ मोल्स था तो मैं इसको छेड़ता नहीं, नंबर ऑफ मोल्स रखता हूं, इनटू ये है 1000 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको पता है डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हुआ, मास बाय डेंसिटी। ये मैं बार बार इसलिए करवा रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, कोई गड़बड़ ना हो। तो मास और डेंसिटी, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे मैं लिखूंगा W ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी। अब इसको और मॉडिफाई थोड़ा सा कर ले, इनटू 1000 इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे, आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इज गिवन मास बाय मोलर मास, है ना। तो अगर मैं Na यहां पे अगर गिवन मास निकालना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा,
Na इंटू क्या हो जाएगा Ma, क्योंकि मोलर मास है। और वैसे ही अगर B का निकालूंगा तो क्या हो जाएगा NB इंटू MB। तो इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, इसको फर्दर हम लिख सकते हैं NB इंटू 1000 इंटू D डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा Na Ma प्लस NB MB। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर, यही हो जाएगा। अब यहां पे इसको फॉर्मूला और निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय Na प्लस NB। तो अगर आप ये स्टेप कर देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका NB अपॉन Na प्लस NB कर सकता हूं मैं डिवाइड में, और ऊपर अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 1000 इंटू D, नीचे तो वही रहेगा आपका Na प्लस NB MB, और यहां पे आपका क्या आया Na प्लस NB। अब जल्दी से इस वाली ब्रैकेट को इसके साथ में रखिए और बताइए क्या होगा, जल्दी से करिए। जल्दी से करिए भाई और पता कराइए क्या होगा। सो इसको देखिए, ये वाली टर्म मेरी किसके हिसाब से बन गई, इसके हिसाब से। तो मैंने यहां तो XB लिख दिया, अब इसको भी मैंने यहां ले आया क्योंकि इसका कोई काम नहीं, अब ये फिक्स हो गए। अब जो काम बचा वो मेरा सारा यहां बचा Na प्लस NB डिवाइडेड बाय Na Ma प्लस MB। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इनको बाहर निकाल लिया। तो बाहर निकालने के बाद में क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर मैं इसको देखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं Na प्लस NB बाय Na, और ये आपका हो गया यहीं पे नीचे Ma प्लस Na प्लस NB अपॉन NB इंटू MB। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या बन गई उस हिसाब से। तो आपका जो फाइनल ये बनेगा दैट वुड बी XB इंटू 1000 इंटू D डिवाइडेड बाय XA MA प्लस XB MB। तो ये आएगा आपका फॉर्मूला। तो मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी में अगर आपको फॉर्मूला निकालना है तो दिस विल बी योर डायरेक्ट फॉर्मूला। अगेन टेलिंग यू कि ये फॉर्मूलाज फिर से उनके लिए जिनकी मेमोरी अच्छी है वो ये फॉर्मूलाज रखे, और जिनकी मेमोरी अच्छी नहीं है वो अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन करें। जब हम मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी का क्वेश्चन लेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ के यहाँ पे ये था हमारा आखिरी पार्ट उस टॉपिक का। अब आपके अगर कोई भाई बंधु बहन रिश्तेदार कोई है जो एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास में एक एसएससी बैंकिंग इजीली का भी चैनल है, और उस चैनल पे आपकी रोज सुबह 8 बजे से लेके रात को 9 बजे तक क्लासेस चलती हैं, और फिर एक स्पेशल क्लास चलती है 9:30 बजे से 11 बजे। तो आप ये मान लीजिए सुबह 8 बजे से 11 बजे लगातार क्लासेस चलती हैं फॉर एसएससी बैंकिंग। एंड सिमिलरली जो आपके दोस्त हैं जो कॉमर्स एस्पिरेंट्स होंगे उनके लिए हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है कॉमर्स इजीली, जहां पे इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज की क्लासेस चलती हैं। 11th और 12th की चलती है ऑल्टरनेट डेज पे। एंड जो सबसे बड़ी बात है कि ये एक मात्र चैनल ऐसा है जो पूरी तरह से कॉमर्स आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रोवाइड कर रहा है, ना कि बिट्स एंड पीसेस में। तो अगर आप इसका पूरा
सीरीज फॉलो करें या पूरा बैच शुरू से एंड तक फॉलो करें तो देयर विल बी नो डाउट इन कॉमर्स, आपको कोई ट्यूशन ये सब की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट फॉर यू. इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा. थैंक यू सो मच और जुड़े रहिए आगे हमारे PYQ के सेशन में और क्वेश्चन के पोस्टमार्टम में. और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो क्यों लगा और अगर खराब लगा तो क्यों लगा. हम दोनों ही केसेस में इसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच.